मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम को राहत मिली है। 2009 के मामले में संगीत सोम को बरी किया गया है। संगीत सोम के 3 सुरक्षा कर्मियों को 2-2 साल की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने संगीत सोम को बरी किया है। दरअसल मामला 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जहां समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े पूर्व विधायक संगीत सोम अपने काफिले के साथ थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मालवीय चौक से जा रहे थे और इसी दौरान गाड़ी खड़ी करने को लेकर विधायक और विधायक के सिक्योरिटी गार्डों के साथ तत्कालीन टीएसआई हरमीत सिंह ने जबरदस्त कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद टीएसआई हरमीत सिंह ने पूर्व विधायक संगीत सोम और उसके 3 अन्य गार्डों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। और चलिए अभिषेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये बड़ी राहत मानी जाए संगीत सोम के लिए, क्या कुछ आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुआ, जरा जानकारी दीजिए। देखो, मैं बताना चाहूंगा, संगीत सोम जो पूर्व विधायक है, 2009 में ये सपा से चुनाव एमपी का चुनाव लड़े थे। तो 2009 बीएसपी की गवर्नमेंट थी, तो ये कहीं आ रहे थे, तो जुलूस में मालवीय चौक एक पड़ता है थाना सिविल क्षेत्र में, वहाँ पे जो टीएसआई हरमीत सिंह थे, उन्होंने इनको रोका, गाड़ी वगैरह चेक करी, तो वहाँ किसी बात को लेके इनका विवाद हो गया। तो उसको लेके हरमीत सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था थाना सिविल लाइन में। आज उसमें सुनवाई हुई, उसमें इनके अलावा अन्य 3 लोग भी नामजद थे, तो इनको कोर्ट ने बरी किया है। और इसके अलावा 3 जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, उनको 2-2 साल की सजा दी गई और उसके बाद कोर्ट ने उनको नीचे मुसलसल से जमानत दे दी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीएसआई हरमीत सिंह है, उनके भी बयान में, जो उन्होंने कोर्ट में बयान दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बदतमीजी जो उनके साथ किया, उनके गार्ड में जो सुरक्षा कर्मी गार्ड है, उन्होंने किए, इन्होंने किए, इसी आधार पर ठीक है, आज कोर्ट ने बरी किया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारी के लिए आपका। राहुल गांधी को संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है और सोमवार को कांग्रेस के सांसदों ने काले कपड़ों में संसद में प्रदर्शन किया। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के कदम को न्यायपालिका को बदनाम करने वाला और देश के लोकतंत्र के लिए घातक बताया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है वो सही नहीं है। মোৰ ওপৰত যদি কোনোবা কোৰ্টে কনভিকশন দিয়ে, will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No. We'll go to High Court, we'll go to Supreme Court, we'll go to the Session Court, but we'll never defy judiciary. This trend is not good for Indian democracy. अतीक की साबरमती वापसी पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। राजस्थान के रतनगढ़ से आगे निकला अतीक का काफिला, कुछ देर बाद गुजरात की सीमा में पहुंचेगा काफिला। आज रात तक साबरमती जेल में होगा अतीक की वापसी, यह बड़ी जानकारी मिल रही है अतीक अहमद को लेकर। जहां राजस्थान के रतनगढ़ से आगे निकल चुका है अतीक अहमद का काफिला और कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि गुजरात की सीमा में अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा और आज रात तक साबरमती जेल में अतीक की एंट्री हो जाएगी। यह बड़ी जानकारी। कल उम्र कैद की सजा होने के बाद प्रयागराज से साबरमती के लिए रवाना अतीक अहमद को किया गया था और अतीक अहमद की इस रोड यात्रा को लेकर अब यह अपडेट मिल रहा है कि राजस्थान की सीमा से कुछ ही देर बाद बाहर निकलेगा काफिला और गुजरात की सीमा में पहुंचेगा। आज रात तक साबरमती जेल में अतीक अहमद की वापसी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा अपडेट अतीक की साबरमती यात्रा को लेकर। कुछ ही देर बाद माना जा रहा है गुजरात की सीमा में काफिला पहुंचेगा। प्रयागराज टू मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान और गुजरात में जो काफिला है वो पहुंचेगा। आपको बता दें कि कल देर शाम अतीक अहमद के काफिले को रवाना किया गया था प्रयागराज से और आज रात साबरमती पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं। मोहम्मद मोइन, क्या अपडेट है काफिले को लेकर, कहां तक पहुंचा है? मोइन, क्या अब तक आवाज आ रही है? चलिए तो संपर्क करने की कोशिश करेंगे, मोइन से वापस जानकारी लेंगे क्या अपडेट है काफिले को लेकर। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से बड़ी तेजी के साथ जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के रतनगढ़ बॉर्डर पर पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद माना जा रहा है कि गुजरात की सीमा में दाखिल होगा अतीक अहमद का ये काफिला।
और अब अगली खबर प्रयागराज से है, जहां अतीक की सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। अतीक के खिलाफ फैसले देने पर जज की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। अब जज के साथ हर वक्त 3 सरकारी गनर रहेंगे। सरकार की पैरवी करने वाले वकील सुशील की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 गनर मौजूद रहेंगे और कहीं भी जाने पर पुलिस की गाड़ी को एस्कॉर्ट भी किया जाएगा। जज के अलावा सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। सुशील वैश्य को अब तक 2 गनर मिले थे और अब उनके घर पर भी 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उमेश पाल अपहरण केस में कल एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तीनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया और साथ ही साथ 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में उमेश पाल के परिवार को देने का भी आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इधर कोर्ट के आदेश के बाद खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को जेल भेज दिया गया है। अतीक अहमद के 44 सालों के इतिहास के आपराधिक इतिहास में कोर्ट ने पहली बार ये सजा सुनाई है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आरक्षण को लेकर योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। कुछ देर में यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मंत्री सुरेश खन्ना और AK शर्मा फैसलों की जानकारी दे सकते हैं। आरक्षण में संशोधन के अध्यादेश को लेकर यह बैठक हुई थी। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। जो बैठक हो रही थी योगी कैबिनेट की वो खत्म हो गई है और माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें फैसलों के बारे में जानकारी दे सकते हैं मंत्री सुरेश खन्ना और AK शर्मा। और इसी के साथ साथ आरक्षण में संशोधन के अध्यादेश को लेकर यह बैठक हुई थी। और चलिए शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा लाइव इस वक्त। शैलेश, क्या कुछ हुआ मीटिंग में, अभी तक क्या जानकारी मिल रही है और कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है? देखिए, पहले एक हम अपडेट ये दे दें कि देखिए बैठक अभी भी अंदर जारी है। इस समय हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं। हमारे पीछे देखिए ये 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास का पता है, ये यहीं पर ये बैठक चल रही है और अब बस खत्म होने की तरफ है। जिस तरह से हलचल तेज़ हो गई है, माना जा सकता है कि बहुत जल्दी बैठक जो है वो खत्म होगी। लोग देखिए अधिकारियों की गाड़ियाँ निकलनी शुरू हो गई। देखिए प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की गाड़ी को हमने अभी यहाँ से निकलते हुए देखा है। आवास विभाग से जुड़ा हुआ भी प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखा गया था। इसके अलावा देखिए बिल्कुल ताज़ा अपडेट अभी बिल्कुल जस्ट ये बैठक जो है वो खत्म हुई है। तमाम और अपर मुख्य सचिव निकल रहे हैं और अब यहाँ से सीधे जो संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, इनके अलावा अगर बात करें तो जो नगर विकास मंत्री हैं AK शर्मा, ये दोनों लोग अब से कुछ देर में लोक भवन पहुंचेंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरी कैबिनेट के बारे में बताएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें इस समय टिकी हैं वो हैं जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं उनको लेकर के, आखिर उसको लेकर क्या फैसला हुआ, उससे जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव भी आज की बैठक में लाया गया। और उस प्रस्ताव की जो बात है, जो अधिनियम है, क्योंकि देखिए आरक्षण को लेकर जो चीज़ें हैं, जिस तरह से उनमें बदलाव आया कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसमें जो चीज़ें थी उनमें संशोधन के लिए अधिनियम में एक संशोधन की जरूरत थी। देखिए इस समय मुकेश मिश्रा पर्यटन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं वो निकलते हुए, तो आज की जो देखिए बैठक थी, उस बैठक में उस अधिनियम में संशोधन के लिए जो एक अध्यादेश लाया जाना था उसको भी लाया गया। किस तरह से उस पर फैसला हुआ, किस तरह का संशोधन हुआ, ये भी कुछ देर में सामने आ जाएगा। और ये माना जा रहा है कि आज रात तक ही जो है वो अनंतिम सूची जो आरक्षण को लेकर है वो जारी कर दी जाएगी नगर विकास विभाग की तरफ से। और इस सूची के ऊपर लगभग ये मानकर चलिए 1 हफ्ते का समय दिया जा सकता है। उस 1 हफ्ते में जिसको भी कोई आपत्ति हो आरक्षण को लेकर किसी भी सीट पर, तो वो अपनी आपत्ति देगा। उसके बाद में जब आपत्तियां आ जाएंगी उसके बाद मान के चलिए 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है, जब इसकी एक फाइनल अंतिम सूची आरक्षण की सभी सीटों को लेकर जारी होगी। और इसके साथ ही सरकार की तरफ से चुनाव कराने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। तो आज अगर इससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन जारी होता है, अंतिम सूची जारी होती है, तो अधिकतम 10 अप्रैल तक जो प्रस्ताव है वो शासन की तरफ से प्रक्रिया पूरी करने के बाद निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। और लगभग 35 से 40 दिन का जो वक्त है
वो लगेगा निर्वाचन आयोग को इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया को करने में, जिसमें सबसे पहले देखिए नामांकन का काम होगा, उसके बाद समीक्षा होगी, जो अभ्यर्थन वापसी है वो किया जाएगा, इसके बाद में चुनाव कराए जाएंगे, मतगणना होगी और अधिकतम ये मानकर चलिए 15 से 20 मई, क्योंकि जब हम 10 अप्रैल की बात करते हैं तो जो 35 से 40 दिन हम और जोड़ते हैं उसमें, क्योंकि देखिए कुछ बीच में छुट्टियां भी आती हैं, सरकारी अवकाश भी होते हैं, तो लगभग 15 से 20 मई तक निकाय चुनाव करा के उसके नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। हालांकि ये मानकर चलिए इससे पहले जो दिसंबर 2022 में इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो आरक्षण की सूची जारी की गई थी, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में गया था, तो ये मानकर चलिए कि उसमें और आज जो अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, कई सीटों पर बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे मान सकते हैं कि अगर कोई सीट जब दिसंबर 2022 में नोटिफिकेशन हुआ तो आरक्षित वर्ग की रही हो, संभव है वो इस बार अनारक्षित हो। इसी तरह से उस समय अगर कोई सीट अनारक्षित थी वो इस बार की अधिसूचना में आरक्षित वर्ग में ली जा सकती है, क्योंकि जो पूरा एक नया फॉर्मूला जो आयोग ने उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, अब उसके आधार पर ये प्रक्रिया आगे की जा रही है। बिल्कुल इंतजार है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उस पर क्या कुछ जानकारी सरकार की तरफ से दी जाती है, इस पर भी नजर बना के रखेगा। बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड से है, जहां निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी बसपा में शामिल हो गई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शमसुद्दीन रायनी ने बसपा की सदस्यता दिलाई है। खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा बसपा में शामिल हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है उत्तराखंड से। बड़ी खबर, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी बसपा में शामिल हुई है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शमसुद्दीन रायनी ने बसपा की सदस्यता दिलाई है। खानपुर से विधायक है उमेश कुमार, जिनकी पत्नी सोनिया शर्मा आज बसपा में शामिल हो गई है। तो निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया बसपा में शामिल हुई है। विधायक उमेश की पत्नी सोनिया शर्मा ने बसपा को ज्वाइन आज कर लिया है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां आजम के बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब्दुल्ला की दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई, एक और बड़ा झटका लगा है। दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अब 5 अप्रैल को यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। और इसी के साथ देखिए, यूपी की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी हो गया है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 10 मई को चुनाव होंगे और 13 मई को रिजल्ट भी आ जाएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी और 96 सीट की अगर बात की जाए तो राहुल प्रकाश के निधन से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब उपचुनाव का ऐलान हो गया है। तो 10 मई को मतदान होंगे और उसके बाद 13 मई को जो नतीजे हैं वो भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वार और 96 स्वार सीट की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला की सदस्यता जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। दूसरी तरफ अगर 96 सीट की बात की जाए तो राहुल प्रकाश के निधन से ये सीट खाली हुई थी, जिस पर यानी कि दोनों ही सीटों पर अब 10 मई को जो मतदान है वो कराए जाएंगे और 13 मई को इन दोनों ही सीटों पर नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इधर रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव का नवाब हैदर अली ने स्वागत किया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में अपना दल के नवाब हैदर को ही अब्दुल्ला ने शिकस्त दी थी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवाब हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां साहब हैं, जो इस सीट से पहले चुनाव लड़ चुके हैं अपना दल से। फिर ये बताइए, एक बार फिर स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। क्या लगता है इस बार चुनाव किस तरह का रहने वाला है? देखिए, चुनाव का तो सीधा सीधा है कि अब बाकी तो देखिए पार्टियों का जो भी फैसला रहता है, क्योंकि हमारी पार्टी भी गठबंधन में है जी, तो जो भी फैसला हमारी पार्टी का रहेगा, अनुप्रिया जी का, आशीष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जी, उसके अनुसार काम किया जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जो वोट मुझे मिले थे जी, अगर मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और मौका दिया जाता है तो मेरा मानना है कि ये जीत मैं एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त कर सकता हूँ स्वार में अब की बार, क्योंकि जो वोट मुझे मिले थे पिछले 7 चुनाव में, आपको जानकारी होगी, उतने वोट कभी मतलब जैसे अलायंस में किसी को मिले नहीं।
तो वोट हमें जो अपना दल से आप प्रत्याशी थे, भाजपा का समर्थन था। जी। ये बताइए कि अब्दुल्ला आजम की 2012 वाली भी जो विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी, 17 वाली, और उसके बाद ये जो 22 वाला चुनाव हुआ था, ये अब कोर्ट से सजा होने के बाद ये रद्द हो गया। तो आजम खान नहीं लड़ सकते चुनाव, अब्दुल्ला आजम नहीं लड़ सकते, तो समाजवादी पार्टी से कौन हो सकता है और किस तरह का इस बार मुकाबला रहेगा? देखिए, मैं आपको बात एक बड़ी स्पष्ट कर दूं कि सदर का चुनाव और देहात का स्वार का हमेशा लग रहा है जी। इनके घर से कोई भी लड़े या ये किसी को भी लड़ाए, या अगर ये भी खुद लड़ने की इनकी क्षमता होती तो इनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। बैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।